आप लोग कक्षा 6 में हैं और मैं अभी आप लोगों को नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स पढ़ा रहा हूं। जब हम लोग नागरिक शास्त्र और सिविक्स की बात कर रहे हैं तो अभी हम लोग अध्याय कौन सा, तो अध्याय 4 में है, जहां पर हम लोगों को बात करनी है गवर्नमेंट की, जहां पर हम लोगों को बात करनी है सरकार की। यह हम लोगों का तीसरा लेक्चर है, तीसरा कक्षा है जो हम लोग कर रहे हैं गवर्नमेंट अध्याय के अंतर्गत। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट का कंसेप्ट क्या होता है, गवर्नमेंट के अंग कौन कौन से होते हैं, गवर्नमेंट का स्तर क्या क्या होता है, और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी। जहां पर हम लोगों ने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी की भी बात की, तो हम लोगों ने मीडिया को भी देखा, तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी को भी देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार कर रहे हैं और अभी हम लोग पृष्ठ संख्या 122 पर हैं, जो कि आप लोगों को सामने स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप अपने पुस्तक के पृष्ठ संख्या 122 पर भी देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पिछली कक्षा से आगे बढ़ते हैं, कक्षा 2 से आगे बढ़ते हैं। यह हम लोग का कक्षा 3 है, लिखा हुआ है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने बात की थी सबसे लास्ट में कि जुडिशियरी एट द टॉप लेवल दैट इज सुप्रीम कोर्ट पनिशेस द लॉ ब्रेकर। जो जुडिशियरी जो सबसे ऊपर होता है उसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, और ये लॉ ब्रेकर को यानी कि कानून तोड़ने वाले को दंड देता है, दंड देने का कार्य करता है। आगे, अब आगे बढ़ते हैं। दीज 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट आर फाउंड एट डिफरेंट लेवल। ये जो 3 ऑर्गन है यानी कि जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की जो बात कर रहे हैं, ये अलग अलग स्तर पर भी कार्य करते हैं। हर स्तर पर जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव होता है। एट द स्टेट लेवल द लॉ मेकिंग बॉडी इज द स्टेट लेजिस्लेचर और विधानसभा। यहां पर जो लेजिस्लेटिव की बात कर रहे थे हम लोग केंद्रीय स्तर पर, जिसको हम लोग पार्लियामेंट कह रहे थे, संसद कह रहे थे, यहां पर उसको हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर स्टेट लेजिस्लेचर या फिर विधानसभा कहते हैं। यानी कि स्टेट स्तर पर जो लेजिस्लेटिव होता है वह कहलाता है विधानसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, LA या फिर SL, स्टेट लेजिस्लेचर। यही जब केंद्रीय स्तर पर हो रहा था तो इसको हम लोग संसद हिंदी में और पार्लियामेंट अंग्रेजी में कहते थे। आगे, सम स्टेट हैव 2 हाउसेज लाइक विधानसभा एंड विधान परिषद। कुछ राज्य में विधान सभा और विधान परिषद भी होता है। ये दोनों लेजिस्लेटिव ही हैं, ये दोनों लेजिस्लेचर के अंतर्गत आते हैं। उसी तरीके से जब संसद की बात करते हैं हम लोग, पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो वहां पर भी 2 होता है। एक होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और एक होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। तो वहां पर भी 2 होता है, यहां पर भी 2 होता है। MP लोकसभा वाले भी होते हैं और MP राज्यसभा वाले भी होते हैं। राज्यसभा जो है वो अपर हाउस कहलाता है, लोकसभा जो है वो लोअर हाउस कहलाता है। लोकसभा के जो MP होते हैं वो लोगों के वोट के अनुसार, मतदान के अनुसार चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा वाले के लिए जो चुने गए MP लोकसभा है प्लस राज्य के विधायक और इन सारी चीजों के अलावा और भी बहुत सारी चीजें जुड़ती है। फिर उनके वोटिंग के अनुसार, आबादी राज्य के अनुसार, इन सारे चीजों के पहलुओं को लेते हुए हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का चुनाव करते हैं। तो हम लोग वहां पर देखें कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेटिव कहलाते हैं। तो यहां पर स्टेट में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो या फिर विधानसभा हो या फिर विधान परिषद हो, ये स्टेट के लेजिस्लेचर को फॉर्म करते हैं। द एग्जीक्यूटिव बॉडी एट द स्टेट आर द गवर्नर। जबकि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो कार्यपालिका है, जो कार्यकारिणी है, जो लॉ को, कानून को इंप्लीमेंट करेगा, हस्ताक्षर करेगा और आगे बढ़ाएगा, उसको हम लोग यहां पर राज्यपाल कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं और मंत्री कहते हैं। यही देश वाले में भी था। वहां पर हम लोग गवर्नर को प्रेसिडेंट कह रहे थे, चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे, और वहां पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, यानी कि मिनिस्टर यानी कि मंत्रियों का समूह था। तो यहां पर भी मंत्रियों का आयोग, मंत्रियों का समूह है। इन द स्टेट द हाई कोर्ट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट।
स्टेट का जो राज्य का जो सबसे ऊपरी कोर्ट होता है, सबसे ऊपरी जो जुडिशियरी होता है, जुडिशियरी एट द टॉप लेवल होता है, उसको हम लोग उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट कहते हैं। हाई कोर्ट स्टेट का होता है, सुप्रीम कोर्ट देश का होता है। हाई कोर्ट को हिंदी में उच्च न्यायालय कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, सबसे ऊंचा। नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट आर द थ्री डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो हम लोगों ने पहले ही बात कर ली थी पिछली कक्षाओं में कि नेशनल लेवल यानी कि केंद्रीय स्तर, स्टेट लेवल यानी कि राजकीय स्तर, और लोकल लेवल यानी कि स्थानीय स्तर के सरकार जो होते हैं, ये तीन लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी कि तीन स्तर के सरकार होते हैं। आगे, ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल। जो नेशनल लेवल पर जो डिसीजन लिया जाता है, जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, ये लाजमी है। आगे, मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिलेटिंग टू द स्टेट, रिलेटेड टू द स्टेट आर टेकन बाय द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। अब जो राज्य की बात है वो उस राज्य के मंत्रियों के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा वहां पर निर्णय लिया जाएगा। यह जो चित्र है, यह बिल्डिंग ऑफ द जुडिशियरी है, एक अदालत की, एक न्यायालय की तस्वीर है, न्यायालय का चित्र है। अदालत और न्यायालय दोनों एक ही होता है, जिसको अंग्रेजी में कोर्ट कहते हैं। डिसीजन रिगार्डिंग लोकल लेवल आर टेकन बाय द लोकल गवर्नमेंट। वहीं पर अगर लोकल लेवल की बात करें, वार्ड की बात करें, पंचायत की बात करें, मुखिया और वार्ड पार्षद वाले कंसेप्ट की बात करें, तो यहाँ पर ये लोग डिसीजन लेते हैं। राज्य का डिसीजन जो है वो राज्य सरकार लेगी, केंद्र का डिसीजन जो है, निर्णय जो है वो केंद्र सरकार लेगी। तो लोकल स्तर यानी कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय जो सरकार होती है, चाहे वो वार्ड पार्षद हो, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो ऐसे जो भी लोग होते हैं, वो लोग निर्णय लेते हैं। कुछ ऐसे भी चलाए जाते हैं लोकल स्तर पर जो गैर कानूनी होते हैं, जिसमें बहुत सारी कंसेप्ट आती है, खाप पंचायत का, और बहुत सारे ऐसे ऐसे कंसेप्ट आते हैं जहां पर चीजें होती है वो असंवैधानिक हो जाती है। तो यहां पर वही है कि डिसीजन रिगार्डिंग लोकल लेवल आर टेकन बाय द लोकल गवर्नमेंट। लोकल लेवल पे, स्थानीय स्तर पर जो डिसीजन, जो निर्णय लेना होता है, वो लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार को लेना होता है और लेते हैं। चित्र 3 है, 3 चित्र आप यहां पर देख रहे हैं। एक है म्युनिसिपल बोर्ड ऑफिस यानी कि म्युनिसिपैलिटी या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि हिंदी में कहें तो नगर निगम। इस चित्र में दिखाया जा रहा है एक पंचायत घर को, और यह जो चित्र है लास्ट वाला, उसमें आप भारत के पार्लियामेंट यानी कि संसद को देख सकते हैं, देख रहे हैं। नीचे, नाउ 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल एट डिफरेंट लेवल। नाउ 3 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल एट द डिफरेंट लेवल। जो 3 लेवल ऑफ सरकार होती है, गवर्नमेंट के जो 3 स्तर होते हैं, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, वो अपने अपने स्तर पर लोगों के पार्टिसिपेशन, लोगों के सहभागिता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इट रिड्यूसेस द प्रेशर ऑफ वर्क ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो केंद्रीय सरकार होती है उसके कार्य को कम करने, यानी कि उसके भार को कम करने का कार्य जो है ये लोकल स्तर और राजकीय स्तर वाले करते हैं। क्योंकि अगर नीचे से सारा काम हो गया लोकल स्तर से, तो वो चीजें आगे जाकर आसान हो जाती है। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 123 पर आगे बढ़ गए। यहां पर देख रहे हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ है, पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। आप लोग अपने पुस्तक में इसे देख सकते हैं, या आपको सामने स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? भारत है। और दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश कौन है? तो अमेरिका है, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए कहते हैं। और इस वर्ष यानी कि वर्ष 2024 में जब यह कक्षा हो रहा है, तो इस वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कैसे बड़ा है? तो यहाँ की आबादी, जनसंख्या जो है वो ज्यादा है, इसके कारण से इसको बड़ा कहते हैं, आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका, दोनों में वर्ष 2024 यानी कि इस वर्ष चुनाव होने हैं, सर्वोच्च चुनाव होने हैं। भारत में चुनाव को हम लोग प्रधानमंत्री
वाला चुनाव कहते हैं, तो वहां पर हम लोग राष्ट्रपति वाला चुनाव कहते हैं। वो 4 वर्ष में होता है, तो भारत में 5 वर्ष में होता है। तो वर्ष 2024 यानी कि इस वर्ष जब यह कक्षा हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा संयोग है जो कभी कभी होता है कि अमेरिका और भारत दोनों में इसी वर्ष चुनाव है। भारत में अभी हो रहा है जब मैं कक्षा ले रहा हूं, और अमेरिका में अक्टूबर नवंबर में इसी वर्ष होगा। आगे, इट हैज मॉडल्ड इट्स गवर्नमेंट ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारत की अगर बात करें या फिर अगर डेमोक्रेसी की ही बात करें, तो ये सब चीज कहीं ना कहीं कहां से जुड़ा हुआ है, तो अंग्रेज वाले जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम जो था, उसी से ये सारा चीज जो है वो जुड़ा हुआ है। और भारत का तो बहुत सारा चीज जुड़ा हुआ है, क्योंकि अंग्रेजों ने दुनिया में लगभग सभी देशों पर राज किया है, तो वो उन्होंने अपना वो सारा कुछ पॉलिटिकल सिस्टम भी उसी तरीके से फैला लिया। और आज भी बहुत सारे देश, चाहे वो भारत हो, चाहे वो भारत यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो, चाहे वो बहुत सारे देश हो, वो आज भी अंग्रेजी सिस्टम ऑफ राजनीति यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिशर्स को या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, और उसी से अपने देश को चलाते हैं उनके जाने के बावजूद। आगे, Besides several features of our constitution have been borrowed from other constitutions। साथ साथ इसके अलावा अगर बात करें तो भारतीय संविधान के बहुत सारे गुण, बहुत सारी चीजें जो हैं वो दूसरे संविधानों से लिया गया है। तो हम लोग थे लोकल प्रॉब्लम आर सॉल्व बाय द लोकल पीपल। जो लोकल प्रॉब्लम है, जो स्थानीय प्रॉब्लम है, वो स्थानीय लोगों के द्वारा उसका समाधान कर लिया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लोकतांत्रिक सरकार का नियुक्ति कैसे होता है, बनते कैसे हैं, स्थापित कैसे होते हैं, फॉर्म कैसे होते हैं, फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहां पर देख रहे हैं, द पीपल हैव फंडामेंटल राइट टू चूज द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं उनको संवैधानिक अधिकार दिया जाता है कि वो अपने सरकार को चुने, सरकार का चुनाव करें। अब बात आती है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। तो डेमोक्रेसी आप लोगों को पूरा का पूरा एक चैप्टर जो है, अध्याय जो है, आप लोगों को पढ़ना है डेमोक्रेसी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में। बस यहां पर हम लोग ये जान लेते हैं इस अध्याय में गवर्नमेंट में कि डेमोक्रेसी, फ्री रेन और ऑटोक्रेसी, ये 3 तरह का पॉलिटिकल सिस्टम होता है, या 3 तरीके का गवर्नमेंट सिस्टम होता है, जिसके तहत सरकार जो है वो लोगों पर अपना शासन करती है, लोगों को गवर्न करती है। यानी कि लोगों को, जनता को गवर्न करने के लिए 3 तरीके का प्रणाली होता है, अंग्रेजी में सिस्टम होता है। एक होता है ऑटोक्रेसी, एक होता है डेमोक्रेसी, और एक होता है फ्री रेन। ऑटोक्रेसी में जो सरकार यानी कि जो मुखिया होता है वही सर्वे सर्वा होता है, उसी की इच्छा के अनुसार सारा कार्य होता है। और ऑटोक्रेसी को हिंदी में तानाशाही कहते हैं, जो हम लोग इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। अडोल्फ हिटलर की बात करेंगे, मुसोलिनी की बात करेंगे, अलग अलग लोगों की बात करेंगे, या फिर अभी के व्लादिमीर पुतिन की बात करेंगे, अलग अलग लोगों की बात करेंगे। तो ऑटोक्रेसी का मतलब है जहां पर लीडर जो है वही अपने अकॉर्डिंग पूरे शासन व्यवस्था को चलाता है, वहां पर लोगों यानी कि फॉलोअर्स की बात नहीं मानी जाती है। लीडर और फॉलोअर 2 ही होते हैं लिविंग एजेंट किसी भी गवर्नमेंट सिस्टम में। तो जो ऑटोक्रेसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम होता है, तानाशाही जो होता है, जो तानाशाही वाला जो सरकार होता है, वहां पर जो तानाशाह यानी कि जो लीडर होता है वही सर्वे सर्वा होता है। तो जबकि एक फ्री रेन का कंसेप्ट होता है, फ्री रेन, FREEREIN, REIN का मतलब साम्राज्य होता है, फ्री का मतलब खुला होता है या मुक्त होता है। तो फ्री रेन को हिंदी में हम लोग खुला साम्राज्य या मुक्त साम्राज्य कहते हैं। यहां पर जो लीडर होता है वह अपने फॉलोअर को सारा अधिकार दे देता है कि आप अपने अनुसार सारा कार्य करो, बस हम ऊपर से आपकी निगरानी करेंगे कि कुछ अनैतिक और असंवैधानिक कार्य न हो। यानी कि यहां पर जनता को, फॉलोअर को पूरी छूट दे दी जाती है।
जबकि एक तीसरा जो होता है जिसकी बात करते हैं हम लोग, जो डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी इन दोनों के बीच का होता है। न तो यहां पर सर्वे सर्वा लीडर है, न तो यहां पर सर्वे सर्वा जो है वो फॉलोअर है, यहां पर सब मिलकर कार्य करेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र, लोगों का तंत्र। लोग जो है, जो लोग हैं वो लीडर भी लोग ही हैं, लिविंग एजेंट ही हैं, तो जो फॉलोअर है वो भी लिविंग एजेंट यानी कि वो भी सजीव व्यक्तित्व ही है। तो यहां पर सब मिलकर कार्य करते हैं और इसी को लोकतंत्र कहा जाता है, अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है। यहां पर डिसीजन जो है वो लीडर और फॉलोअर मिलकर लेते हैं। तो अगर सीधे सीधे देखें, बड़े बड़े स्तर पर, मोटे मोटे स्तर पर देखें, तो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होता है वो डेमोक्रेसी होता है। ना तो फ्री रेंज बेहतर है, ना तो ऑटोक्रेसी बेहतर है। लेकिन अगर सही तरीके से एनालाइज करें तो डेमोक्रेसी में भी बहुत सारी कमियां, लूप होल है, तो ऑटोक्रेसी भी बहुत जगह पर फायदेमंद साबित होता है, तो फ्री रेंज के भी बहुत सारे फायदे हैं। तो सबके अपने फायदे और नुकसान है। मेरा बस यहां पर कहना यही है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, यह हम लोग के अध्याय का हिस्सा नहीं है। यहां पर हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर बस ये जान जाते हैं कि डेमोक्रेसी को जो हम लोग मानते हैं कि सबसे बेस्ट होता है, हाँ, ओवरऑल अगर बाकी दोनों के कंपैरिजन की बात करें, तुलना की बात करें, तो इसकी जो अच्छाई है वो बाकी से ज्यादा है। लेकिन यह नहीं कि यह अपने आप में 100% है, बाकी सब भी बहुत सारे जगह पर ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी और फ्री रेंज से ऊपर जाता है। तो कहीं पर फ्री रेंज ज्यादा जरूरी होता है, ना कि डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी। लेकिन ओवरऑल बड़े बड़े और मोटे मोटे स्तर पर अगर देखें तो लोकतंत्र को बेस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। अब हम लोग आगे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यहां पर जैसा हमने बताया कि लोगों के द्वारा यहां पर सरकार चुना जाता है, लोगों की सरकार होती है। और अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने बोला भी था कि जो डेमोक्रेसी होता है, फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, यानी कि पीपल पीपल पीपल, यानी कि सारे लोगों के लिए, लोगों के हित में, लोगों के अनुसार सब कुछ लोगों को ध्यान में रखकर किया जाता है, तो उसी को हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। In open election, all the candidate can contest the election and after getting the majority of votes, the candidate are elected. एक खुले चुनाव में, यानी कि एक डेमोक्रेटिक चुनाव में, एक लोकतांत्रिक चुनाव में जो कैंडिडेट होते हैं, यानी कि जो प्रत्याशी होते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं और बाकी अपने कंपटीटर की तुलना में अगर उनको ज्यादा वोट मिल जाता है, ज्यादा मत मिल जाता है, तो वो विजेता घोषित हो जाते हैं। चाहे वो लोकल स्तर पर हो, चाहे वो स्टेट स्तर पर हो, चाहे वो नेशनल स्तर पर हो, यानी कि सेंट्रल स्तर या यूनियन लेवल पर हो। द कैंडिडेट बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। जो कैंडिडेट होते हैं वो अलग अलग राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं, और जो नहीं जुड़े होते हैं वो भी हो सकते हैं, तो उनको हम लोग निर्दलीय यानी कि इंडिपेंडेंट कहते हैं। इन इंडिया देयर इज मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में, भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ पर कितनी भी पार्टियां जो है वो चुनाव लड़ सकती है, यहाँ पर कितनी भी राजनीतिक दल जो है वो चुनाव में जा सकते हैं, हर स्तर पर, नेशनल हो, स्टेट हो या फिर लोकल हो। आगे, सेवरल पार्टी कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। वही बात है, मल्टी पार्टी सिस्टम है तो सेवरल पार्टी तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी ही। हाउएवर इट इज इंश्योर्ड टू द पीपल दैट ऑल द पीपल हैव वोटिंग राइट। हालांकि यहां पर इट इज इंश्योर्ड टू द पीपल दैट ऑल द पीपल हैव वोटिंग राइट, यहां पर सारे लोगों को यह जानना और जनाना है कि सबों का वोटिंग राइट है, सबों को वोटिंग राइट है, सबों को मत देने का अधिकार है। अगर वह भारतीय संविधान की अगर बात करें तो अगर वह 18 वर्ष से ऊपर के हैं, 18 वर्ष और 18 वर्ष से ऊपर के हैं, तभी वो मतदान दे सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, नो मैटर व्हाट स्टेटस दे हैव। वो किस स्तर के हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, गोरे हैं, काले हैं, इन सारे चीजों में कोई भेदभाव नहीं, कैसे भी हैं उनको मत का अधिकार है, बशर्ते कि देयर एज शुड बी 18 ईयर और एबव इन इंडिया। 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर के होने चाहिए। अगर 18 वर्ष से नीचे के हैं तो उनको मताधिकार नहीं है, क्योंकि माना जाता है भारतीय संविधान के अनुसार कि 18 वर्ष से नीचे के लोगों के पास उतनी मानसिक शक्ति यानी कि उतना मानसिक रूप से उनका विकास नहीं होता कि वो अपने सरकार को चुन सके, चाहे वो स्थानीय स्तर के का चुनाव हो, चाहे वो राज्य वाला
चाहे वो देश वाला। आगे सब जगह 18 है। इन डेमोक्रेटिक कंट्री दिस राइट इज वेरी सिग्निफिकेंट एज इट इंश्योर द सिटीजन द वोटिंग राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इसीलिए यहां पर बात आ रही है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में, यानी कि डेमोक्रेटिक जो लोकतांत्रिक देश है, वहां पर वोटिंग राइट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। रंग पे, जात पे, धर्म पे कोई भी वोट कास्ट कर सकता है और अपना सरकार चुन सकता है, किसी को हटा सकता है तो किसी को बैठा सकता है उस पद पर। आगे, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अब हम लोग बात करेंगे कि एक लोकतांत्रिक सरकार कैसे एक संवैधानिक सरकार होती है। अंग्रेजी में अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रन बाय पीपल रिप्रेजेंटेटिव। एक जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा चलती है। दिस गवर्नमेंट एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशन। ये जो सरकार होती है वो कैसे चलती है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो देश के संविधान में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसी के अनुसार चलती है। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में संविधान कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जहां पर बहुत सारे कानून इकट्ठा होते हैं, बहुत सारे लॉ जो इकट्ठा होते हैं, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी कि सुप्रीम जो आपका बुक है, जो सर्वोच्च जो पुस्तक है कानून का, भारतीय कानून का, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, भारतीय संविधान कहते हैं। इट फॉलो द रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे वो अदर मिनिस्टर्स की बात करें, अन्य मंत्रियों की बात करें, या फिर अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करें, मंत्रिमंडल की बात करें, सबको भारतीय संविधान के अनुसार ही कार्य करना होता है, चलना होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट इज द लॉ आर बेस्ड ऑन द फंडामेंटल लॉ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज द लॉ आर बेस्ड ऑन द फंडामेंटल लॉ। यहां पर कुछ मिसप्रिंट है। यहां पर यही कहा जा रहा है कि अब यह प्रश्न उठता है कि वो कौन कौन से लॉ हैं, कौन कौन से कानून हैं, या फिर कौन कौन से लॉज हैं जो कि हमारे फंडामेंटल लॉज पे आधारित हैं, बेस्ड हैं। आगे, यह जो चित्र है वह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का चित्र है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर पृष्ठ संख्या 123 पर यह अंकित है, जिसको देखा जा सकता है। आगे, कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन पावर रूल्स विच अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज टू फॉलो। एक संविधान के अंदर वो सारे कानून, वो सारी शक्तियां निहित होती है, सारा शक्ति और कानून जो है वो लिखा हुआ होता है, जो कि एक लोकतांत्रिक सरकार को मानकर अनुपालित करके, यानी कि अनुपालन करके आगे चलना होता है। इस कक्षा में हम लोग यहीं तक करते हैं। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे, मिलेंगे, तो मैं आपको इसको आगे बढ़ाऊंगा, इस अध्याय को आगे बढ़ाऊंगा, और यहीं से आगे बढ़ाते हुए बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है। तो अडोल्फ हिटलर की भी बात करेंगे और भी उन सारे चीजों को जानेंगे, और मैं आपको बताऊंगा जो कि आप लोगों को पारस प्रकाशन के अनुसार इस अध्याय में पढ़ना है। तो इस कक्षा में इतना ही, फिर हम लोग अगली कक्षा में मिलते हैं, तो इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे।